हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी युद्ध हुए हैं और उनसे जितने भी संधि हुए हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है युद्ध और संधि से, ठीक है। और बीपीएससी के एग्जाम में आप देखते होंगे कि युद्ध और संधि से एक क्वेश्चन आता है मिलान करने के लिए, ठीक। तो आज हम इस वीडियो को पूरा आधुनिक भारत के एक मतलब शुरुआत से बंगाल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अंत तक जितने भी युद्ध हुए और संधि उसको संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम आज देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल से, क्योंकि आधुनिक भारत स्टार्ट कब से होता है? जब भारत में अंग्रेजों का आगमन स्टार्ट होने लगता है। और अंग्रेजों का आगमन स्टार्ट होने लगता है और जब प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध जैसे बड़ी बड़ी युद्ध घटनाएं घटती है, उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज अब ब्रिटेन में पहले आधुनिकरण आ चुका था, वहीं आधुनिकरण भारत में भी धीरे धीरे आने लगा। तब से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले घटना हम लोग पढ़ते हैं 1740 ईस्वी में गिरिया या घिरिया की युद्ध। देखिए, यह बंगाल के नवाब सरफराज, क्योंकि इससे पहले बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खा और छोटे छोटे आए, उससे पहले एक सरफराज नाम के व्यक्ति बंगाल का गवर्नर थे, ठीक है। तो इस समय सरफराज को गिरिया या घिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने इनको मार डाला, ठीक है, 1740 में। और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां के मारने के बाद 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां बंगाल का सम्राट बनते हैं। फिर वहां से बंगाल का नवाब बनने के बाद उन्हीं के समय क्या होता है कि बहुत अंग्रेज जो होती है उसका उनका वर्चस्व जो होती है अतिक्रामक हो जाता है, ठीक है। मतलब वो लोग अलीवर्दी खान से उन लोग का रिश्ता अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। फिर उनका नाते सिराजुद्दौला बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल के 1756 ईस्वी में जब वो नवाब बनता है, उसके बाद क्या होता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना होती है। यहीं से स्टार्ट होता है आधुनिक की कहानी। तो देखिए, 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना होती है। तो इस काल कोठरी की घटना में अंग्रेजों का जो सैनिक थे उनको बंद कर दिया जाता सिराजुद्दौला के द्वारा, ठीक है। तो इसी घटना के जस्ट कुछ दिन बाद एक संधि होती है, आपको याद रखना है, अलीनगर की संधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अलीनगर, क्या नाम है उसको? अलीनगर की संधि। अलीनगर 9 फरवरी 1756 ईस्वी को संपन्न होती है। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों के द्वारा इस संधि का उल्लंघन किया जाता है और उल्लंघन करने के बाद जो उनके किला थे उनको किलाबंदी कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इनको अलीनगर की संधि को तोड़ने के बाद फिर 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की घटना होती है, जो पलासी के युद्ध इतिहास के पन्नों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। तो यह 23 जून 1756 ईस्वी को पलासी की युद्ध होती है, जिसमें सिराजुद्दौला पूरी तरह से हार हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में के सम्राट जो थे वो मीर कासिम थे इससे पहले, लेकिन मीर कासिम को पद से पदच्युत करने के कारण, यानी हटाने के कारण, इन्होंने त्रिगुट संधि किया। यानी बंगाल के जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम ओ और अवध के नाम सुजाउद्दौला और फिर मुगल सम्राट उस समय उत्तर मुगल करके शाह आलम द्वितीय थे, इन तीनों एक संधि करके बक्सर के युद्ध में कूदे, लेकिन सैनिकों का हार हो जाती है। और हार होने के बाद क्या होता है कि 1764 ईस्वी में जब हार होती है पूरी तरह से, तो अंग्रेजों के द्वारा एक संधि किया जाता है। जो संधि इतना बार पूछा गया है उसका नाम है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद की संधि 2 होती है, क्योंकि मीर कासिम तो हार जाता है, मीर कासिम हारने के कारण भाग जाता है, लेकिन बच जाते हैं 2। एक तो बच जाते हैं क्योंकि उस समय मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इसलिए उनसे एक संधि किया जाता है। सबसे पहला 12 अगस्त को संधि होती है, याद रखिएगा डेट। एक तो 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को होती है। 12 अगस्त को जो होती है, इसमें शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने कहते हैं कि आपको प्रत्येक वर्ष 26 लाख रुपए पेंशन दिया जाएगा, आप किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, ठीक है। इनके द्वारा शाह आलम द्वितीय के द्वारा बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का उप दीवानी दे दिया जाता है, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है, ठीक है।
तो राजस्व ही अगर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कर लगता है और सारा कर अंग्रेज ले रहे हैं यानी कितना महत्वपूर्ण होगा। तो इस जो दिया जाता है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी अंग्रेजों के द्वारा मिला गया एक ऐसा मैग्ना कार्टा था जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन लोगों के लिए एकदम रास्ता खोल दिया गया। ठीक है, मतलब जिस प्रकार जो करना है कीजिए। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि पहला तो समझ गए 12 अगस्त को। 16 अगस्त को जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला होते हैं इनसे क्या किया जाता है कि इनको 50,000 पाउंड वसूला जाता है, यानी जुर्माना के रूप में कि आप क्यों मदद किए, आप जुर्माना दीजिए। इनसे जुर्माना, साथ में इनके पास इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था वह अवध के नवाब से छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। ठीक है, इलाहाबाद और कारा, तो याद रखिएगा 12 अगस्त 16 अगस्त। इसके बाद आता है दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट मैसूर का लड़ाई। देखिए मैसूर जो होती है हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ठीक, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में मैसूर के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा भी यहाँ पे संघर्ष होता है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम बार संघर्ष होता है वह वहाँ का जो शासन चल रहा था वाडियार वंश। ठीक है, वाडियार वंश। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वाडियार वंश के शासक में ही एक सैनिक आते हैं, उसका नाम होता है हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली के द्वारा वहां पे नया एक मैसूर में सम्राट स्थापित होता है। उसी मैसूर में उनका प्रभुत्व यानी उनका क्षेत्र इतना अपने आप में विख्यात था कि अंग्रेजों के द्वारा मैसूर में भी आक्रमण करना पड़ा। देखिए मैसूर में जो हैदर अली था उनका क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार चढ़ाई 1767 से 69, बहुत पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो 80 से 84, तीसरी 90 से 92 और चौथा 1799। ठीक है, तो प्रथम 67 से 69 में जब हुआ था तो यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। लेकिन हैदर अली बहुत चालाक थे, वो हैदराबाद के निजाम और वहां से जो क्षेत्र थे वहां के छोटे छोटे जो प्रशासनिक से क्षेत्र थे उन लोगों से भी सहयोग मांगकर पहला युद्ध जीत जाते हैं हैदर अली। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी आंग्ल का मतलब ही होता है अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज और मैसूर के बीच दूसरा 1780 से 84 के बीच होता है। इसी 80 से 84 के बीच जो युद्ध होता है इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में होती है। इससे पहले 1781 ईस्वी में इसी बीच में 4 साल के बीच में एक नाम आता है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को मात देते हैं। ठीक है, तो ये 1781 में होता है, याद रखना है, 80 से 84 के बीच में ही है। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर इनके पुत्र यानी टीपू सुल्तान मैदान में कूदते हैं और टीपू सुल्तान जब मैदान में कूदते हैं तो ये युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, फिर युद्ध जीतने के बाद फिर अगला युद्ध होता है 1790 से 92। ठीक है, तो 1790 से 92 में टीपू सुल्तान ही इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं और यह युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1799 ईस्वी में अंततः एक और युद्ध होता है और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए युद्ध देख लिए 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल पूछता है, तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बेरेलास्ट यानी बंगाल का गवर्नर कौन था, बेरेलास्ट, क्योंकि बंगाल में तो गवर्नर समाप्त हो गया बक्सर के युद्ध के बाद, मतलब छोटे छोटे उप दीवान बाद में बनाने लगे लोग, तो बेरेलास्ट थे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 80 से 84 के समय जो युद्ध हुआ था इसमें थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ने का एक कथन भी है, इसने कहा था कि मैंने युद्ध तो किया भी और किसी न अस्त्र न शस्त्र के या न किसी नीति के कारण मैंने अपने शत्रुओं को हरा दिया और युद्ध जीत गया। ये अब ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय होती है इसमें 3 संधि होती है। इसका हमने एक छोटा सा पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, इसका ट्रिक बताए थे हमने, एमएमएस 2 से 3 बार बोलिएगा दिमाग पे बैठ जाएगा। पहला 67 से 69 संधि हुआ एमएमएस, पहला मतलब एम का मतलब मद्रास। देखिए छोटा से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि मैसूर और फिर मद्रास। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख मैसूर युद्ध में मंगलुरु, पहला मद्रास, दूसरा मंगलुरु और एस से श्रीरंगपट्टनम, 3 संधि, मंगलुरु, मद्रास, मंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है,
चौथा में कोई संधि नहीं होता है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और फिर 1799 में ही अंग्रेजों के द्वारा इसको बेलेजली के द्वारा इसको मिला लिया जाता है, याद रखिएगा, बेलेजली के द्वारा। आगे की देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत पूछता हर एग्जाम में, 67 से 69 मेरे लास्ट के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कार्नवालिस के समय, ठीक है, 1790 से 92। और चतुर्थ हमारा बेलेजली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी के बाद 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत, प्रथम तो आप जानते होंगे कि हैदराबाद को सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था, लेकिन द्वितीय राज्य कौन सा था, यही मैसूर था। 1799 ईस्वी में सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड बेलेजली के द्वारा इसको मिलाया गया था, ठीक है, कौन सा, मैसूर, ठीक है। तो एम से मद्रास, एम से मंगलुरु और एस से श्रीरंगपट्टनम। अब आगे आते हैं, अब हमारे स्टार्ट होता है मराठा। तो देखिए, मराठा के जब स्टार्ट होते हैं तब मराठा साम्राज्य के बारे में, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, ठीक है, यानी छत्रपति शिवाजी। शिवाजी को 1680 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहां पर उत्तराधिकारी युद्ध चलने लगता है। इसी क्रम में 1707 ईस्वी में पहला युद्ध आपको याद रखना है, खेरा का युद्ध जो हुआ था, ये आपका ताराबाई, ये कहा भी जाता है कि मराठों की एकमात्र मर्दानी महिला कौन थी, तो यही ताराबाई को कहा जाता है। ताराबाई और साहू के बीच हुआ था, जिसमें ताराबाई की हार होती है और साहू महाराज जीत जाते हैं, ठीक है। यह पोता थे शिवाजी के, ठीक, और इनका फिर आगे बाद सम्राट बनते हैं, मतलब वहां का छत्रपति बनते हैं। अगला है 1728 इसमें पालखेरा, ये याद रखिएगा, 1728 पालखेरा का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है कि बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच संधि होते हैं, क्योंकि बाजीराव प्रथम जो होती है उसका कार्यकाल 1720 से 1740 में होती है पेशवा पद के द्वारा। तो इसके बाद बाजीराव प्रथम जब आते हैं, इन्हीं के साथ शिवगांव की संधि होती है, पालखेरा का युद्ध, शिवगांव की संधि, ठीक है। इसके बाद में आता है 1719 में दिल्ली की संधि। देखिए, दिल्ली की संधि में क्या होती है, यह फर्रुखसियर जो सम्राट था ना, इसके मतलब क्या होता है कि सैयद बंधु और फर्रुखसियर को हटाने के लिए जो हमारा मराठा उस समय पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उससे सहयोग मांगता है। और सहयोग मांगने के क्रम में वहां का जो रफीक उद दर्जा जब शासक बनता है, तो ये मराठों को क्या कर देता है कि अधिकार क्षेत्र दे देता है, कि मतलब एक होता है कि दोनों का मिली जुली भगत हो जाता है, समझिए तो, ठीक है। 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि। अगला होता है रुहेला हमारा 1774 ईस्वी में, रुहेला 1774 ईस्वी में अवध और मुगलों के बीच, ठीक। उसके बाद खुर्दा 1795 ईस्वी में निजाम और मराठा के बीच, खुर्दा 1795 निजाम और मराठा। इसके बाद आता है पानीपत का। तो देखिए, पानीपत में 3 युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध हम देख लेना है तो थोड़ा इसको भी देखेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीतता है। दूसरा होता है पानीपत के द्वितीय युद्ध होता है आपका अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है। तृतीय होता है 1761 ईस्वी में, जिसमें अफगानों के द्वारा मराठों को हरा दिया जाता है। यही युद्ध के बाद मराठों का क्या होता है कि अस्तित्व समाप्त होने लगता है, ठीक है। और मराठों का अस्तित्व समाप्त होने के क्रम में ही छोटे छोटे शासक उभरते हैं, जो कि बाद में आंध्र मराठा युद्ध का कारण बनेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पुरंदर की संधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, ये हम यहाँ तक देख लिए खुर्दा 1795 में। अब देखिए, पुरंदर याद रखिएगा, पुरंदर की संधि यानी पुरंदर का जो युद्ध हुआ था, यानी पुरंदर की संधि की गई थी, यह शिवाजी और यह जो ये संधि था, यह जयसिंह के बीच था, ठीक है। उस समय कछवाहों के राजा जयसिंह के द्वारा यह संधि की गई थी, जिसमें किया गया था पुरंदर की संधि 1765 में। देखिए, पुरंदर की संधि 2 आएगा, एक तो आएगा 1765 ईस्वी में जो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, एक आएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है। तो याद रखना है, उसमें कंडीशन देगा, सिर्फ आप याद रखिएगा। अगला है हमारा कि इसमें 35 किलो में से 23 किलो का हस्तांतरण हुआ, यानी इधर से इधर हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुरंदर की संधि डेट पूछता है 22 जून 1765। इसके बाद आता है हमारा युद्ध। देखिए, आंग्ल में मराठा युद्ध का जो हमारा स्टार्ट होता है
ये हमारा है, देखिए आंग्ल मराठा युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए 1775 से बहुत 82 ईस्वी में जब इस युद्ध का स्टार्ट होता है, तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए संधि होती है, यानी युद्ध को ही समाप्त करने के लिए, चाहे किसी प्रकार का वहां पे शांति स्थापित करने के लिए ही संधि होती थी। तो इस संधि के लिए 3 संधि आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मराठा में। पहला था हमारा सूरत की संधि। तो देखिए सूरत की संधि कैसे याद रखना है कि जो शिवाजी थे ना, वो सूरत को 2 बार लूटे थे, और सूरत को 2 बार लूटने के क्रम में ही उनका जो मतलब पैसा के मामले में शिवाजी का शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है, यानी सैनिकों को पैसा देकर गोरिल्ला पत्ती के द्वारा युद्ध करते थे, ठीक है। यानी किसी भी युद्ध जीतने के लिए पहले तो अपना रणनीति और साथ में आर्थिक स्थिति चाहे वहां की राजनीतिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, जिसमें से यही सूरत के किला को जीत कर आर्थिक स्थिति शिवाजी ने मजबूत किया था। तो पहले याद रखना है कि प्रथम आंग्ल में मराठा पूछे जिसमें पहला ही आएगा सूरत, क्योंकि सूरत बहुत बड़ा रोल है 1775 ईस्वी में। फिर ये संधि हुआ लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक और संधि होती है पुरंदर। हमने 2 पुरंदर बोला 1776 ईस्वी में, 1 साल बाद। इसमें रघुनाथ राव जी और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ, लेकिन फिर इस संधि के का कोई अस्तित्व नहीं रहा और फिर युद्ध चलता रहा। फिर उसके बाद अंततः एक युद्ध हुआ 1782 ईस्वी में। पूछता है, चाहे बोलता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? यही सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा समाप्त हुआ। 2 हुआ, एक तो सूरत, दूसरा पुरंदी, लेकिन समाप्त हुआ सालाबाई की संधि के द्वारा। मराठा युद्ध आपका आएगा 1802 से 5। 1802 से 5। देखिए इस समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समझिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मतलब ऐसे युद्ध था जिसके किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। इस समय बालाजी बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है, और ये दोनों युद्ध जो होती है समझिए कि पूरी तरह मराठा का विनाश हो जाता है इसके कारण। तो 1802 से 5 में क्या होती है कि पहली बार जब युद्ध होती है, इसमें एक संधि होती है बेसिन की संधि। बहुत पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी प्रथम संधि हुई? तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। इसमें बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। देवगांव की संधि इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई, लेकिन इसके बाद में 2 संधि आएगी, छोटी छोटी संधि। जैसे कि प्रथम में 2 संधि थी, लेकिन समाप्त हुआ तृतीय के द्वारा, सालाबाई के द्वारा। यहाँ पे अब होगा देवगांव की संधि 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच। इसके बाद आता है सूजी अर्जुन गांव की संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट, सूजी अर्जुन गांव की संधि याद नहीं रखता है, 1803 ईस्वी में। इसके बाद में है राजपुर घाट की संधि 1804 में। यानी प्रथम में 3 संधि, द्वितीय में 4 संधि, ठीक है, और तृतीय में भी देखिएगा तो 4 संधि आएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले बेसिन, फिर देवगांव, फिर थोड़ा सा बड़ा नाम है सूजी अर्जुन गांव, फिर उसके बाद राजापुर घाट, अंत में राजापुर घाट। इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1816 से 18, कहीं कहीं आपको 17 से 19 भी मिलेगा, ठीक। तो याद रखिएगा 16 से 18। इस युद्ध के बीच भी 3 संधि हमने बताया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है नागपुर की संधि। देखिए नागपुर की संधि 1816 में हुआ। इसी के समय क्या हुआ था कि वहां पे छोटे छोटे साम्राज्य उभरने लगे थे, जैसे कि जो मराठा था बहुत विस्तृत रूप ले चुका था। यहीं पे पूना में अलग शासक उभरते हैं, ग्वालियर में अलग होंगे, इंदौर में अलग होंगे, ठीक है, जिसके कारण ये छोटे छोटे सबके बीच संधि भी होती है। अगला है कि 1816 में नागपुर की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। इस समय भोसले की क्या होती है, भोसले वंश उत्पन्न होता है। 1817 में ग्वालियर, 1817 में ग्वालियर की संधि होती है। 1817 में ईस्वी में ही पूना की संधि भी होती है, ठीक, और 1818 में मंदसौर की संधि, ठीक है, यह होलकरों के बीच होती है। लेकिन मराठा साम्राज्य वास्तविक जो थे वह बाजीराव द्वितीय ही थे, जिनके समय यह होता है। तो पहला नागपुर, फिर ग्वालियर, फिर पुणे, तब मंदसौर, ठीक। अब याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, ये वाला जो हम लिखे हैं कर्नाटक।
देखिए कर्नाटक के क्षेत्र, अगर आप मैप में देखिएगा तो अंग्रेज कैसे आते हैं, सबसे पहले तो बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं पूरी तरह से। फिर उसके बाद उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, फिर इच्छाएं बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे क्या होते हैं कि ऐसे बढ़ते हैं, तो फिर मैसूर के क्षेत्र में आते हैं। मैसूर के जीतने के बाद फिर ये आते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में, फिर कर्नाटक को भी जीत लेते हैं। तो इधर आप देख रहे थे कि मराठा भी जीत लिए, मराठा इधर 1818 में हराएंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको सिख आ जाए, यानी ऐसे ही चलते आ रहे। अगर आप क्रम देखिएगा तो पहले हम लोग बंगाल पढ़े, फिर उसके बाद मैसूर पढ़े, हम लोग को पढ़ लेना चाहिए था कर्नाटक, लेकिन पहले हम लोग मराठा पढ़ लिए, खैर कोई बात नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं मैसूर, ठीक है, सॉरी कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में प्रथम आंग्ल कर्नाटक इसको कहा जाता है, जो हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था 1746 के 48, इसी में एक युद्ध हुआ था सेंट थॉमस के युद्ध, ठीक है, कौन सा, सेंट थॉमस का युद्ध, जो हुआ था दोस्तों 1746 से 48 के बीच। देखिए यही जो युद्ध था ना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ था कि फ्रांसीसी जो थे उनको दक्षिण भारत के जो शासक थे वो क्या कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को दबाने के लिए, यानी यहाँ से हटाने के लिए इनके द्वारा यह युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1749 से 54 द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसमें होता है अंबुर का युद्ध, इसी में नाम है। पहला होते हैं सेंट थॉमस, दूसरा का अंबुर, और तृतीय हमें हो जाएगा हमारा वांडीवा। 56 से 61 को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, यानी सप्तवर्षीय कब हुआ था, तो 1756 से 61 के बीच। यहाँ देखिए क्या होता है कि जो हमारे 46 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध मिलान करने के लिए देगा, दूसरा का 49 से 54, तीसरा 56 से 61, इसी में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध होती है। यही युद्ध क्या होता है कि पूरा फ्रांसीसी को समाप्त होता है और फ्रांसीसी यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। यही वांडीवास 1760 ईस्वी में पूछता है किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें भी 3 संधि आएगा। 3 संधि में एक ट्रिक है, ए पापे, जैसे हमने यहाँ एमएमएस देखा था, मद्रास, मंगलूर और श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ पे ए पापे, ए से होता है दोस्तों एला सापला। देखिए जब एक याद रख लीजिए ना, तो जब आता है मिलान करने के लिए आराम से याद कर लीजिए, कितना याद रखिएगा, एला सापला ऐसा ऐसा नाम है। उसके बाद प से पांडिचेरी, देखिए पांडिचेरी का पूछता है कि कब हुआ था, यह हालांकि समाप्त हो गया 1754 ईस्वी में ही युद्ध, लेकिन एक साल बाद जनवरी 1955 ईस्वी में यह संधि होता है, सॉरी 1755 ईस्वी में संधि होता है पांडिचेरी का, ठीक है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। अगला है तृतीय वांडीवास में, इसमें होता है दोस्तों पे से माने पेरिस की संधि, जैसे फ्रांसीसी चले जाते हैं तो वो पेरिस की संधि होती है, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद देखिए और युद्ध याद रखिएगा 1756 ईस्वी में बेदरा के युद्ध। बेदरा के युद्ध में क्या होती है, पहले बेदरा तो वांडीवास, दो होती है। बेदरा में पांडी जो हमारा होता है पुर्तगालियों का अंत करता है अंग्रेज, और वांडीवास में फ्रांसीसियों का अंत करता है, ठीक। अब यहाँ पे आता है प्रथम विश्व युद्ध, हम यहाँ पे साथ में लिख लिए हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए पहली बार पेरिस शांति समझौता होता है। पेरिस शांति समझौता के तहत 18 जून 1919 को होता है। ये पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी शांति समझौता हुआ था, तो पेरिस शांति समझौता। यहाँ पेरिस था तो इसी से रिलेट करके हम लिख दिए, तो पेरिस शांति समझौता। लेकिन अंततः पेरिस शांति समझौता के बाद भी एक संधि होती है, जो होती है वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में। इसमें जर्मनी पर बहुत सारे चीज थोप दिए जाते हैं, क्योंकि जर्मनी जो होता है वह उस समय सबसे आक्रामक रूप धारण किया था प्रथम विश्व युद्ध में, और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट भी होती है तो जर्मनी के कारण ही स्टार्ट होती है। यही जो हमारा वर्साई की संधि होती है इसका उल्लंघन करता है जर्मनी, और उल्लंघन करने के बाद द्वितीय जब हमारा विश्व युद्ध होती है 39 से 45, जिसके तहत जो युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्ति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, जो पूरे विश्व को संचालित करने का कार्य करेगा, यानी शांति स्थापित करेगा। तो प्रथम में हमारा पेरिस और वर्साई
स्थापना। यहाँ पे हमारा दो छूट गया है, एक तो संगोली, एक संगोली, ठीक है, संगोली और सुगौली आ गया। तो देखिए संगोली की जो संधि होती है ना, यह मराठा और पेशवा के बीच होती है। इस समय मराठा साम्राज्य के शासक थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और पेशवा के बीच जब ये संधि होती है, तब पेशवा पद को स्थापित किया जाता है। यानी पेशवा पद हमारा जो छत्रपति से ऊपर पद हो जाता है, ठीक है। यही सुगौली की संगौली की संधि, संगौली, ठीक। उसके बाद एक आती है झलकी की संधि, 1752 में पूछता जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच, निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच। इसी के बाद 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाएगी बालाजी बाजीराव का, यही पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। अब चलते हैं इधर, थोड़ा सा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा सिख, हमने पढ़ लिया, यहाँ बंगाल पढ़ा, उसके बाद मैसूर पढ़े, फिर कर्नाटक पढ़िए, मराठा पढ़िए। अब हमारा ऊपरी क्षेत्र बच गया, पंजाब का क्षेत्र, सिख। देखिए सिख के समय प्रथम बार एक संधि पूछता है हमेशा, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। यह 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को यह चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। यह सतलज नदी के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। उसके बाद इसी के समय ये होने के बाद क्या होती है कि 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए सिख तो अंततः एक उभरा था, फिर एक बहुत बड़े सम्राट की जब मृत्यु हो जाती है तो छोटे सम्राट आते हैं। इसके बाद रंजीत सिंह के बीच बहुत सारे आते हैं, 3-4 सैनिक सम्राट आते हैं, लेकिन इसके बाद एक छोटे अल्पवयस्क दलीप सिंह बनते हैं वहां का शासक। तो दलीप सिंह के संरक्षक महारानी जिंदल थी, ठीक है, वो उनकी संरक्षिका थी। लेकिन जिंदल के साथ अनैतिक व्यवहार करने के कारण अंग्रेजों के द्वारा और सिखों के बीच एक युद्ध होती है। एक युद्ध क्या, दो युद्ध मुख्यतः याद रखना है। पहला हमारा होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। जो हम लोग यहाँ 46 से 48 कर्नाटक देख रहे थे, यहाँ हो रहा है 45 से 46, एक साल के लिए। इसमें दो संधि होती है और पूछता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बीच कौन सी संधि होती है। तो पहला लाहौर। हम बता दें कि लाहौर की संधि पहले क्यों होती है। देखिए राजा रंजीत सिंह जब जमान शाह के साथ, अफगान के एक जमान शाह थे, उनके द्वारा लाहौर के क्षेत्र को राजा रंजीत सिंह को खुशी में दे दिया जाता है। तो लाहौर का क्षेत्र राजा रंजीत सिंह ने सबसे ज्यादा विकसित किया था, क्योंकि प्रशासनिक राजधानी ही लाहौर को बनाए थे राजा रंजीत सिंह। तो अंग्रेजों के द्वारा अगर कोई भी चीज अगर कमजोर होने लगता है, तो अगर विपक्षी होता है, अगर जीता हुआ पर, तो वो ऐसी संधि करता है ना जिससे पूरी शक्ति ही छीन हो जाए। तो यही हुआ इसमें। क्या करता है कि अंग्रेज चालाकी से सबसे पहले लाहौर पे ही संधि करता है, और लाहौर की संधि संपन्न होती है 9 मई 1846 ईस्वी को, ठीक है, याद रखना है 9 मई 1846, और युद्ध की समाप्ति होती है। फिर इसी के समय एक और संधि होती है भैरावाल, यानी लाहौर और भैरावाल दोनों संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में होती है। इसके बाद हमारा होती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख 1848 से 49, यही युद्ध जो होती है अंग्रेजों के द्वारा सिख साम्राज्य को मिला लिया जाता है। तो देखिए 1848 से 49 में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होती है, इसमें 3 मुख्यतः युद्ध होती है। एक तो रामनगर का, एक चिलियनवाड़ा, एक चिनाब नदी के तट के क्षेत्र पर एक युद्ध होता है, ठीक है। ये चिनाब नदी के क्षेत्र वाला युद्ध याद नहीं रहता है, पहला रामनगर, दूसरा चिलियनवाड़ा, लेकिन हम लोग द्वितीय 48 से 49 सिर्फ याद करिएगा। तो देखिए ये हमारा है पहला रामनगर के, दूसरा का चिलियनवाड़ा। चिलियनवाड़ा जो होती है जनवरी 1849 ईस्वी में होती है। याद रखिएगा किसके किसके भी, शेर सिंह और उस समय का अंग्रेजी गवर्नर था डफ, उसके बीच चिलियनवाड़ा की युद्ध होती है, ठीक। उसके बाद हमारा होती है चिनाब नदी के क्षेत्र में जो होती है 21 फरवरी 1849 ईस्वी के बीच सिख और नेपियर, अंग्रेजों का सैनिक था नेपियर, ठीक है, जिसका नेतृत्व किया था। अंततः 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति के तहत इसको मिला लिया जाता है। तो कब मिलाया जाता है सिख को, तो 1849 ईस्वी में। प्रथम कौन मिला था, सतारा 1848 ईस्वी में, ठीक है। और ये हमारा सिख मिलेगा, यानी जो हमारा सिख
जो हमारा साम्राज्य था पंजाब क्षेत्र वह 1849 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया जाएगा। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, तो देखिए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था। 1814 से 16 पूछता है कि किसके बीच हुआ था, किसके समय हुआ था। तो किसके समय पूछा तो लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग तो 84 ईस्वी में, जो इधर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और यहाँ पे हो रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय। देखिए याद कैसे होता है, नेपाल सुगौली की संधि, इसमें अमर सिंह थापा, प और प से रिलेट करिएगा, थापा सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में नेपाल और अंग्रेजों के बीच, ठीक। इसके हमारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, दोनों बहुत पूछता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, कब हुआ। तो ये होगा 1824 से 26 के बीच। कब होगा, 1824 से 26 के बीच, याद रखिएगा। और ये हो जाएगा यानडूब की संधि के द्वारा। देखिए यहाँ पे बर्मा में भी बो है और यानडूब में भी बो है, इसलिए पकड़ में आ जाएगा। बर्मा में भी बो है और यानडूब में भी बो है, ठीक है। कुछ कुछ तो संधि ही है लास्ट में, एक तो सुगौली, क्या है हमारा सुगौली, एक यानडूब, 1824 से 26 के बीच, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों बर्मा के साथ। अब आता है अफगान। तो देखिए बर्मा अंततः 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 ईस्वी में अलग हुआ, लेकिन अफगान जो है यानी अफगान क्षेत्र, प्रथम अफगान पूछता है कि युद्ध किसके बीच हुआ था। 1838 से 42 के बीच हुआ था। ऑकलैंड, जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता भी माना जाता है, यह ऑकलैंड जो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन मरम्मत उसको जीवित कौन करवाया था, यही ऑकलैंड। 1838 से 42 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। उसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पूछे तो 78 से 80 के बीच। इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। कौन थे, लॉर्ड लिटन। इस समय भारत का गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, लेकिन जो द्वितीय हुआ था अफगान युद्ध तो लिटन। उसके बाद तृतीय पूछे दोस्तों तो 1916 से 1919 के बीच, और इस समय जो थे हमारा वायसराय चेम्सफोर्ड, क्योंकि चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो इसी से याद करिएगा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1916 से 1919 के बीच। अंततः क्या होता है कि 1921 ईस्वी में अफगान स्वतंत्र हो जाता है, और तब से अफगान स्वतंत्र ही रहता है, ठीक है। तब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जितने भी हमने संधिया और युद्ध पढ़ाई आधुनिक भारत का, हमको लग रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट है हमने एक ही वीडियो में कलेक्ट कर लिया, और आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन समझिए कि क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि कल ही एग्जाम है। आप इसको आधा घंटा में देख सकते कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्त। अच्छा